हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 2025 में एक एमसीक्यू और 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ई में, जो मिक्स करके मिलता है ना, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, ऐसा ही सेम रेशियो 2024 में बना हुआ है। देखो, पूरा चैप्टर वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। हम उसको 20 से 25 मिनट या 15-20 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बार मैग्नेट से। क्या होता है बार मैग्नेट? कैसा एक परमानेंट मैग्नेट है कि जिसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ध्यान से देखें तो ये फील्ड लाइन से वो नॉर्थ में से निकलेगी, घूम फिर के वापस साउथ में अंदर घुसेगी, ये बाहर से देखने पे। जबकि अंदर से हमें पता ये चलता है कि वो साउथ से और नॉर्थ की ओर आगे बढ़ती है। ये साउथ से नॉर्थ की ओर, तो ये ऐसा क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाती है। ऐसा लगता है कि नॉर्थ में से बाहर निकल रही है, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और साउथ में अंदर जाती है जस्ट लाइक अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज से कहानी इसकी बहुत अलग है, क्योंकि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी, ये क्लोज्ड लूप बनाती है। हाँ, वहां पर भी ऐसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते थे, जिसकी डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a करके या Q इंटू लेंथ करके लिखते थे। यहां पर ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट M कैन बी राइट इज M पोल स्ट्रेंथ। इसका एक पोल होता है यहां पर, ये पोल, ये जो पॉजिटिव M की तरह बिहेव करता है, यहां पर एक पोल होता है जो नेगेटिव M की तरह बिहेव करता है। ये पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ है, दो पोल के बीच का डिस्टेंस, इसलिए मैग्नेटिक लेंथ। हाँ, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों लेंथ सेम ही होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ और ये लेंथ भी सेम ही रहती है। पोल है, पोल स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है, याद रखना, पोल स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड करती है। तो मैं यहां मतलब प्रोपोर्शनल करके एरिया लिख देता हूं। एरिया अगर इसका कम हो जाएगा ना, तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये पोल की स्ट्रेंथ यानी पोल स्ट्रेंथ। बढ़िया सर, मैग्नेटिक मोमेंट पे वापस आते हैं। पहले एक बार बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे बताया, कैसा लगता है, अपीयर, याद रखना, अपीयर, ऐसा बाहर से ऐसा लगता है कि नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में टर्मिनेट होती है, जबकि इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ में से निकलती है और नॉर्थ में खत्म होती है। ओके सर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, उतनी नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है सर, और ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये भी पता है। और ये क्लोज्ड लूप बनाती है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्लोज्ड लूप बनाती है। एक पॉइंट ऐड कर देना मेरे लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट की बात, कि जहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जहां से 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या है ये? कि भाई इसको अलोंग द एक्सिस ऐसे काट दिया जाए तो एरिया कम हो गया। देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है मेरे लाल, भूलना नहीं। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी ये है L। ओके, तो यहां पर हुआ कि एरिया कम होने की वजह से पोल स्ट्रेंथ इसकी आधी हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट नेट लिखी जाएगी। इसमें मैंने डिस्टेंस 2a लिखा है, तो 2a लिख देता हूं, ये पूरा डिस्टेंस 2a माना है। ठीक है, तो m/2 इंटू 2a, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी राइट एज m/2, आधी हो जाएगी अगर इसको अलोंग काटते हैं। अगर परपेंडिकुलर काटे तो, अलोंग द इक्वेटर काटे तो, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटे तो क्या होगा? तो मेरे भाई लेंथ आधी आधी होगी। पूरी लेंथ कितनी थी? 2a। पहले मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2a थी, अब देखो आधी हो गई, m इंटू ए, तो दोनों छोर की बन जाएगी m/2। यहां पर आपने ध्यान दिया हो तो जहां से काट रहे ना, वहां पर एक पोल डेवलप हो जा रहा है। जैसे कि मैंने इसको नॉर्थ और साउथ अलग करने के लिए तोड़ दिया बीच में से, तो यहां पर साउथ पोल डेवलप हो गया, यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। यहां बीच में से काटा मैंने तो वो नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। हाँ यार, क्या गजब की बात है, समझ में आ रही बात, दिमाग खुल रहा है ना बेटा। ये पूरा एक मैग्नेट है, ये पूरा एक मैग्नेट है, नीचे वाला भी पूरा मैग्नेट है। ये कहानी किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर बार मैग्नेट को काटा जाए अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। आगे बढ़ाते हैं, हम इसकी एनालॉजी पूरी की पूरी पढ़ते हैं कि बार मैग्नेट है ना, वो एक तरह से डाइपोल का काम करता है। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल होगी। जैसे कि डाइपोल मोमेंट वहां पर P लिखते थे, यहां पर लिखेंगे हम M। वहां पर P के लिए फॉर्मूला लिखा करते थे Q इंटू 2L, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे M इंटू 2A। बढ़िया यार, ये तो बात है। वहां पर 2kp/r³ एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर 2kp, K की वैल्यू यहां पर होती है μ0/4π, और P की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट M डिवाइड बाय r³। सेम चीज बेटा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, इससे एक्शियल डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का ये तरीका है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे
Kp अपॉन आर क्यूब, यहां पर Km डिवाइड बाय आर क्यूब, K की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सेम वहां पर लिखा करते थे P क्रॉस E में टॉर्क, P क्रॉस E में टॉर्क मतलब टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा लिखा करते थे, आपको याद हो तो PE sin थीटा, यहां पर लिखेंगे MB sin थीटा, और सेम टू सेम वेक्टर फॉर्म में M क्रॉस B बन जाएगा। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा दिया जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बन जाता था माइनस पी डॉट ई, जिसको माइनस में पीई कोस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। सेम बात यहां पर माइनस एम बी कोस थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में एम डॉट बी के फॉर्म में लिखेंगे, सेम एज इट इज। और ये डेरिवेशन भी बहुत पॉपुलर है, ये दो डेरिवेशन बहुत पॉपुलर है, याद रखो। पहले तो इसके डेरिवेशन डिटेल में कहां पर मिलेंगे, उस वन शॉट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि डेरिवेशन का एक प्रॉपरली एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे डेरिवेशन आ जाए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और डेरिवेशन के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, हम जरूर कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी के केसेस समझते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क एम बी साइन 0, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी माइनस एम बी कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए बन जाएगा माइनस एम बी। तो एक पार्ट पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये कहानी रहेगी। थीटा 90 डिग्री पे होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, इस वजह से टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा एमबी जितना, और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी कोस 90 होने की वजह से 0। ठन। बात आती है 180 डिग्री पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से। ओके सर, तो बन जाएगा एमबी साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। बात करें पोटेंशियल जी की, माइनस एमबी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होते हैं -1, तो बन जाएगा प्लस एमबी। आप कंपैरिजन करोगे तो टॉर्क दो केस में 0 मिलेगा, एक तो फर्स्ट केस में और एक आखिरी केस में। तो टॉर्क जहां जहां 0 मिल रहा है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और अगर जहां पर पोटेंशियल जी मिनिमम मिलेगी उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल जी मिलेगी उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। बीच वाले में टॉर्क 0 ही नहीं है, तो काय का स्टेबल, काय का इक्विलिब्रियम है ही नहीं बेटा। तो ये केसेस बहुत पूछे गए थे, एक बार 3 मार्क्स में पूछे गए थे, उसी 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क में यही पूछे गए थे कि बताइए डिफरेंट केसेस फॉर दिस मैग्नेटिक डाइपोल, कि उसको अलग अलग एंगल पे रखे तो क्या चीज होगी। बढ़िया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि 2024 में पूछा गया एमसीक्यू कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है, सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है b दे रखी है उसकी वैल्यू, प्लेन नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इज इक्वल टू 0 की कहानी। पहले नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि ऐसे ये प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हुई तो इसका एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे, 0 बेटा 0, तो m बना माइनस एम बी कोस 0, ये पहले वाले की कहानी। और क्या बताया उसको, 45 डिग्री घुमाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पूछा है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो u थीटा 2 माइनस एम बी कोस 45 पे हमें जाना है, पहला क्या है माइनस एम बी कोस 0, दोनों का डिफरेंस लिया, ये हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 0.3 एम बी के आसपास, 0.3 एम बी, तो 0.3 एम बी ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही आंसर। समझ पा रहे हो, बस एक छोटा सा फॉर्मूला, वर्क डन पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितनी भी कहानी की ना, सेम यहां पर रिपीट हो रही है, उतने में आधा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। कितना, आधा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जा रहा है। हाँ जी, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बार मैग्नेट है ना, उसको भी आप सोलेनोइड की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे बार मैग्नेट वैसे फील्ड लाइन बाहर निकलती है ना, अगर ये सोलेनोइड को कनेक्ट कर दिया जाए, यहां पर सोलेनोइड को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो सोलेनोइड में भी सेम सिनारियो चलता है, सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है जैसे ये बार मैग्नेट में निकलती है। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। और ये बात बताऊंगा भी सही, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। आगे आएगी बात, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर कोइल में घूम रहा है तो बताओ डाइपोल कितनी होगी, क्योंकि हमने सीखा ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ और हमें मिल जाएगी ये मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए के फॉर्म में। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हाउ कैन वी राइट, तो वही फॉर्मूला रहेगा आई इंटू ई करके, सिंप्लीफाई करेंगे, आई की वैल्यू लिखेंगे ई बाई टी करके, टी यानी होता है 2 पाई आर बाई वी, तो ये ई 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगी ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2, वी यहां पर वेलोसिटी है, आर इन रेडियस है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये रेशियो में बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम एल,
यानी कि m डिवाइड बाई l का रेशियो होता है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू q बाई 2m, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, बड़े बड़े सिस्टम के लिए भी सही रहता है। q डिवाइड बाई 2m ये रहता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम l, एंगुलर मोमेंटम l। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, चलो ठीक है लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है mvr। क्लास 11 पे पढ़ा होगा, ठीक है, बढ़िया, समझ में आई बात। ये एक अध्याय था चैप्टर का, अब दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। उससे पहले हम बात करते हैं घोष बाबा की। घोष बाबा यहां पर भी आते हैं। घोष बाबा बताते हैं, वहां पर बताया था, याद है आपको, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर वो बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी राइट एज अ बी डॉट डी एम, बी डॉट डी, सही बात है। अब इसका क्लोज्ड इंटीग्रल लोगे आप, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल, तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ये भाई क्यों? हमने पूछा घोष बाबा से, ऐसा क्यों? तो घोष बाबा बता रहे हैं, देखो कोई भी मैग्नेट आप रखो उस लूप के अंदर, तो नॉर्थ में से जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, क्या साउथ में से उतनी ही वापस आएगी? ये बात तो सही है। नॉर्थ में से जितनी बाहर निकली उतनी ही साउथ में से वापस अंदर भी तो घुसी। इसका मतलब कि जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स, जितना फ्लक्स आउट में होगा उतना ही फ्लक्स इन भी तो करेगा। तो ये फ्लक्स आउट और इन दोनों सेम रहेगा। इस वजह से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस इन क्लोज लूप दैट कैन बी राइट एज अ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू करके जीरो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने का तरीका, और वो हमें गॉस लॉ के हिसाब से पता चलता है जीरो। ऐसा क्यों होता है? वहां पर तो हम लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर यूनिट चार्ज अलग होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग होता है, नेगेटिव चार्ज अलग होता है। कभी भी आप पॉजिटिव नेगेटिव को अलग तरीके से लिख सकते हो, और वो होता भी है, एग्जिस्ट भी करता है। यहां पर आप क्या बोलोगे कि मैं तो नॉर्थ को काट के, कि यहां से सिर्फ फील्ड लाइंस बाहर निकली, साउथ को अलग कर दूंगा, नॉर्थ को अलग कर दूंगा, नॉर्थ को यहां पर रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कि यहां पर नॉर्थ पोल को आप काट दोगे अलग से, तो यहां साउथ डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ में से बाहर निकली, साउथ में वापस अंदर आई, तो कहानी तो वही रही। मैग्नेट छोटा हो गया लेकिन कहानी तो वही रही, जितनी फील्ड लाइन बाहर उतनी फील्ड लाइन अंदर। तो इसलिए बताते हैं नेट फ्लक्स इज जीरो, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिलता है। अब कहानी दूसरा रूप लेती है, ये बताता है हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में आप देखोगे ना, तीन तरह से हम मटेरियल को डिवाइड करेंगे, लेकिन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी है कि अगर वो अकेला है, एज इट इज पड़ा हुआ है, तो हो सकता है उसमें एटॉमिक डाइपोल हो या ना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। एटॉमिक डाइपोल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों केस है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें जीरो मिल रही है कोई भी स्पीसीज के लिए, क्योंकि रैंडमनेस में भाई, रैंडमनेस में, इस वजह से नेट हमें जीरो ही मिलती है पूरी स्पीसीज के लिए, रैंडमनेस की वजह से। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं ना, कुछ कुछ होता है। हमें नहीं बेटा, दिल में नहीं, यहां पर होता है, कुछ कुछ होता है। क्या? या तो ये अलाइन होने की कोशिश करेगी या कुछ अलग होगा। तो हमने इसके अलाइनमेंट के बेसिस पे तीन मटेरियल डिवाइड किए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन इंटू आई, सोलेनोइड के फॉर्म में लगाते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एच। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसकी वजह से अलाइनमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइज होता है कोई मटेरियल। जैसे वहां पर पोलराइजेशन, वैसे ही यहां पर मैग्नेटाइजेशन, कुछ पोलराइजेशन होता है और हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलती है। बस इसी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है मटेरियल जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़े टेक्निकल टर्म पढ़ लेते हैं और एक कहानी पढ़ लेते हैं। यह है कि हमने कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाई, भाई मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन हुआ, डाइपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रही है। ये क्या माजरा है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और कुछ कुछ ऐसा है कि मैं तो नहीं होऊंगा मैग्नेटाइज, मैं तो उल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा। कुछ ऐसे भी प्रकार के होते हैं, जैसे होते हैं ना स्टूडेंट, सर ने कैसे बोल दिया ये वैसा नहीं चलेगा, वैसे अपोज कर रहे हैं। कुछ ऐसे मटेरियल, ये फील्ड लगाए एक्सटर्नल, हाँ जी मैं तैयार हूं, मैं कर दूंगा सर, ठीक है, थोड़े से उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, बढ़िया सर। और कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे अलाइन हुई, जैसे ही अप्लाइड हुई, जैसे ही टीचर ने बोला अरे सर मैं तैयार हूं, मैं सबसे पहले आऊंगा, ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये लीजिए मैग्नेटाइजेशन, तो तगड़ा मैग्नेटाइजेशन शो किया, तगड़ा उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट शो किया। तो इसका मतलब
कि जो अप्लाइड हो रहा है ना उसको हमने एच के फॉर्म में, कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो सर वाला काम या जो ऑर्डर वाला काम कौन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको एच के फॉर्म में लिखा है कि भाई ये अप्लाई होगी, ये कितना अप्लाई, कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एच से, कि इट इज मेजर्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, कि कितना मैग्नेटाइजेशन करने की इसकी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो इसको एच के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको आई इंटू मैग्नेटाइजिंग करंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है सर। ये हमने लिखा म्यू नोट H इज इक्वल टू एन आई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये B डिवाइड बाय म्यू नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। म्यू नोट इंटू H ही लिखा था ना, ठीक है, इस वजह से। अब देखो ये मैग्नेटाइजेशन कभी अपोजिट डायरेक्शन में, कभी उसी डायरेक्शन में, और कभी उसी डायरेक्शन में तगड़ा वाला शो किया, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कुछ नई बात नहीं है। कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ जी, पर वॉल्यूम बताइए जी। तो मैग्नेटाइजेशन पर वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन पर वॉल्यूम, इसको कहेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है N इंटू आई एम के फॉर्म में, मैग्नेटाइजिंग करंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तीसरा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इन दोनों के बीच का रेशियो है। ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि भाई कितना अप्लाई करने पे कितना इसने मैग्नेटाइजेशन शो किया है। तो M बाई एच का रेशियो, या फिर ये I बाई एच, I और M दोनों सेम ही है। कई किताब में I दिखाया होगा, कई किताब में M दिखा दिया। NCERT ज्यादा M को फॉलो करती है। तो M बाई एच के रेशियो को या I बाई एच के रेशियो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, जिसको काई M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक और फॉर्मूला है जो बहुत फेमस है, काई M इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अगर किसी को कंफ्यूज है कि म्यू आर क्या होता है, तो ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो होता है। चमका म्यू आर माइनस 1। अब देखो 3 एग्जांपल जो आप कभी चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। एक देखो, थोड़ा सा रिपल्शन करता है, एक्सटर्नल कुछ बात आने पे थोड़ा सा रिपल्शन। बेस्ट एग्जांपल गंभीर साहब, क्या देख लो संभल के, एक्सप्रेशन ऐसे देंगे कि थोड़ा सा अपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर जा रही है। देखो दूर, कोई छेड़ नहीं लेना चाहते हैं, थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं, ये बताते हैं रिपल्शन। थोड़ा सा अपोज, जो कि जीवन में जरूरी होता है, ठीक है। तो ये रिपल्शन शो करता है अकॉर्डिंग टू लेंस लो, ये बात सही है, अभी बताएंगे सही डिटेल में। और फिर थोड़ा सा सपोर्ट, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे थोड़ा सा सपोर्ट। राहुल द्रविड़ साहब, थोड़ा सा सपोर्ट, देखो थोड़े थोड़े इसकी तरफ झुके जा रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी भी जा सकती है, लेकिन बाबा दादा बैठे ना राहुल द्रविड़, ठंग करके यहां से पास होने की कोशिश की, ठीक है। और फुल सपोर्ट, भाई फुल सपोर्ट, ये देख फुल सपोर्ट, थोड़ी सी एक्सटर्नल फील्ड, अरे भाई ये कर दो, अरे कर मुन्ना कर, रोहित शर्मा साहब, मतलब फुल सपोर्ट फेरोमैग्नेटिक, जितनी भी जाएगी वो फील्ड लाइन इसी से पास होकर हाई हेलो करके ही जाएगी। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? अब तीनों को डिटेल में समझ रहे। 3 बेस्ट एग्जांपल, मजा आया तो कमेंट सेक्शन में स्वाहा लिख के जाना दोस्त। ये तीनों के तीनों एग्जांपल थे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को याद करने के। एक वीकली रिपल, एक स्ट्रोंगली, एक वीकली रिपल, एक वीकली अट्रैक्ट और एक स्ट्रोंगली अट्रैक्ट वाला पार्ट था, ठीक है। अब इस तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। जो बात मैंने समझाई ना वही है, बस इसके एग्जांपल याद रखने हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, यहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। इसके एग्जांपल याद रखना, कॉपर, जिंक, बिस्मिथ, सिल्वर, ये सारे एग्जांपल, वाटर ग्लास वगैरह, पेट्रोलियम सब्सटेंस, ये सारे एग्जांपल दिमाग में रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं और इस एग्जाम्पल से हमें डिसाइड करना है कि डायमैग्नेटिक का नेचर शो करेंगे या पैरामैग्नेटिक का। इसलिए हमें एग्जाम्पल याद रखना जरूरी बन जाता है, वरना सिर्फ सारी बातें याद होगी लेकिन एग्जाम्पल याद नहीं रहोगे तो फंस जाएंगे। ये क्या काम करता है, वीकली रिपल करता है। लेंज लॉ के हिसाब से ये कहानी होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है सुपर कंडक्टर, जो मिजनर इफेक्ट शो करता है कि भाई इसमें से एक भी फील्ड लाइन पास नहीं होने देगा, एक भी फील्ड लाइन। तो सुपर कंडक्टर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी -1 लिखी जाती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी आपको एक दिमाग में बात ये समझ में आएगी कि देखो ये ससेप्टिबिलिटी होती है, किधर गया, ये रहा, जीरो से छोटी और स्मॉल रहेगी, ठीक है। तो मतलब ससेप्टिबिलिटी को इसमें बताए तो स्मॉल एंड नेगेटिव। नेगेटिव किस वजह से आई पता है, देखो M बाई एच लिखा था ना आपने, तो M की वैल्यू तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, M इस डायरेक्शन में है इस वजह से, और H अप्लाइड था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से नेगेटिव में आया। ओके, पैरामैग्नेटिक भाई वीकली अट्रैक्ट करती है,
तो वही इसके एग्जांपल है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास होती है, एक पेड इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये सब इसके एग्जांपल है, आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मोलिबेडियम, टाइटेनियम, लिथियम, ये सब इसके एग्जांपल है, सोडियम एंड कैल्शियम। ये याद रखना, यहां से एमसीक्यूज आ सकता है, स्टार कर दे रहा हूं, ठीक है सर। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होने की कोशिश करती है, ससेप्टिबिलिटी इसके लिए लिखी जाती है पॉजिटिव एंड स्मॉल, ये भी दिमाग में रखना है। फिर बात आती है फेरोमैग्नेटिक, भाई यहां तो पूरा का पूरा क्लस्टर होता है, डोमेन का एक पूरा का पूरा गुच्छ होता है, एक पूरा का पूरा डाइपोल का गुच्छ होता है, ग्रुप होता है, जिसको डोमेन कहा जाता है कि भाई सारी की सारी इस डायरेक्शन में, सारी की सारी इस डायरेक्शन में, सारी की सारी इस डायरेक्शन में है। तो एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है कि जो इस डायरेक्शन में अलाइन होना पसंद करती है, ठीक है मेरे लाल। ओके सर। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये और भी स्ट्रांगली अलाइनमेंट दिखाती है, इस वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट वाला पार्ट इसके अंदर आता है। याद रखना, फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ठीक है। निकल और कोबाल्ट इसके बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे। अब एक बात है क्यूरी बाबा की, छोटी सी बात इन्होंने बताई है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे अलाइनमेंट कम होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्राफ दे रखा है, जिसको क्यूरीज टेम्परेचर T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C डिवाइड बाई T। हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत हायर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तब जाके उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम टेम्परेचर की इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनली ये ग्राफ शो होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमानेंट मैग्नेट जो भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो एक मतलब सिंपल सी बात समझो, ये बार मैग्नेट हमने जो पढ़ा है वो क्या था, परमानेंट मैग्नेट, किसकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। तो एक बार आ गई कि N में से निकलेगा, S में से निकलेगा, ऐसे N में से फील्ड लाइंस निकलेगी और S में अंदर घुसेगी, वो हो गया, वो हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी फिक्स्ड है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक तरह से ऐसा सोलेनोइड, एक तरह से ऐसा सोलेनोइड है कि जिसको मैं एक्सटर्नल बैटरी ज्वाइन कर दूं, तो अब ये करंट फ्लो करने की वजह से, इसमें से करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इनटू आई के फॉर्म में हमने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था, याद कर। तो ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि भाई ये करंट पे डिपेंडेंसी है। यहां पर मैं एक स्विच लगा दूं, स्विच चालू की, ये मैग्नेट बन गया, स्विच बंद की, ये मैग्नेट हट गया। तो यहां पर डिपेंडेंसी रहेगी कि भाई करंट, हमारे हाथ में सारा कंट्रोल, हम चाहे तो जब चाहे तब इसको मैग्नेट बनाए, जब चाहे तब इसका मैग्नेटिज्म खत्म कर दे, और चाहे तो इसकी करंट की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड का पोल भी अलग अलग कर दे, मैं बैटरी को उल्टी कनेक्ट कर दूं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। बड़ी बैटरी लगा दूं तो मैग्नेटाइजेशन और भी अच्छे से होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सारा का सारा हमारा कंट्रोल में, और ये पहले से बन बनाया आया हुआ परमानेंट मैग्नेट की बात थी कि जो बन गया सो बन गया, ये हम खुद बना रहे हैं, हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बता रहे हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसे लिखेंगे। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है, किसका एग्जांपल है, कमेंट सेक्शन में बता कि किसका एग्जांपल है डायमैग्नेटिक मटेरियल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं है वो आपको पता है, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना। इसका आंसर आएगा सोडियम और कैल्शियम। इसलिए बताता हूं, एग्जांपल याद रखना, आजकल सीबीएसई पूछने लगा है। अब जितना भी पढ़ा है ना इस चैप्टर में, वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर डिटेलिंग के साथ, सारे के सारे फॉर्मूला, हर बात यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप, नीचे लिंक दी गई होगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर ज्वाइन करो और सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सीबीएसई 2023 का एक शानदार एमसीक्यू है, ये करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ इसका आंसर लिखना है। तो दैट्स इट फॉर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखो।